नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की उस बुनियाद के बारे में। जी हाँ, भारतीय संविधान। देखिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये तो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को रास्ता दिखाने वाला एक गाइड है, एक नक्शा है। अब जरा सोचिए, वो क्या चुनौती रही होगी। आजादी के ठीक बाद हमारे संस्थापकों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। सवाल ये कि एक ऐसे देश के लिए जहां 22 तो सिर्फ आधिकारिक भाषाएं हैं और दर्जनों बड़े बड़े धर्म, उसके लिए एक सिंगल रूल बुक, एक नियम पुस्तिका आखिर कैसे लिखी जाए। कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं था ये। और इसी सवाल का जवाब इस खूबसूरत बात में छिपा है। ये संविधान की आत्मा को दिखाता है। मतलब इसे सिर्फ लिखा नहीं गया, बल्कि दुनिया भर से सबसे अच्छे विचारों को चुन चुनकर एक खूबसूरत मोज़ेक की तरह, एक कलाकृति की तरह बनाया गया। तो चलिए, सबसे पहले इस ऐतिहासिक दस्तावेज के स्केल और इसके एम्बिशन को समझते हैं। 395 आर्टिकल्स, सोचिए जरा, ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। बात यह है कि भारत जैसे विशाल और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी वाले देश को चलाने के लिए संविधान बनाने वालों ने हर छोटी बड़ी, मतलब हर सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन के लिए नियम बनाए। और यही वजह है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया। तो सवाल उठता है कि भाई, इतना डिटेल्ड संविधान बना कैसे? इसका जवाब छिपा है दुनिया भर के ज्ञान में, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी ही समझदारी और खूबसूरती से अपनाया। और ये बात कोई और नहीं बल्कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कही थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने दुनिया के जाने माने सभी संविधानों को, कह सकते हैं कि, खंगाल डाला, ताकि भारत के लिए सबसे बेस्ट, सबसे सूटेबल सिस्टम बनाया जा सके। अब ये जो टेबल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है कि ये कोई आंख बंद करके की गई नकल नहीं थी। ये एक बहुत ही सोचा समझा अनोखा मिक्सचर था। जैसे अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया, तो यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाया, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, हर जगह से बेस्ट आइडियाज लिए गए और उन सबको मिलाकर एक बिल्कुल नई, एक हाइब्रिड प्रणाली तैयार की गई जो भारत के लिए सही हो। और ये सब हमें उस इंजन तक ले आता है जिस पर पूरा देश चलता है। ये इंजन एक बहुत ही नाजुक बैलेंस ऑफ पावर पे टिका है। एक ऐसा बैलेंस जो इस विशाल देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर जो मेन आइडिया था वो था एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने का। एक तरफ तो देश की एकता के लिए एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए थी, तो दूसरी तरफ राज्यों की जो अपनी पहचान है, उनकी जो विविधता है, उसका भी सम्मान करना था। तो इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना था ताकि दोनों मिलकर काम कर सकें। और इसी यूनिक स्ट्रक्चर को एक खास नाम दिया गया है, क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा सिस्टम देखने में तो फेडरल है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों हैं, लेकिन असलियत में झुकाव जो है वो केंद्र की तरफ ज्यादा है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है। ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल जरूरत के बारे में था कि देश को एक साथ कैसे रखा जाए। अच्छा, अब पावर का एक और बैलेंस देखते हैं। ये बैलेंस है कानून बनाने वाली संसद और उन कानूनों को इंटरप्रेट करने वाली, यानी उनकी व्याख्या करने वाली अदालतों के बीच। तो यहाँ भारत ने कौन सा रास्ता चुना? क्या संसद को सुप्रीम माना गया या अदालतों को? और यहाँ भी भारत ने एक बीच का रास्ता निकाला, एक सिंथेसिस बनाया, एक ऐसा सिस्टम जहाँ न तो संसद पूरी तरह से सुप्रीम है, न ही जुडिशरी, मतलब पार्लियामेंट संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। वो किसी भी ऐसे बदलाव को रद्द कर सकती है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे के खिलाफ हो। तो एक तरह से दोनों एक दूसरे पर चेक रखते हैं। चलिए, अब बात करते हैं संविधान के उस हिस्से की जिसे अक्सर राष्ट्र की आत्मा या संविधान का दिल कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो सरकार और उसके नागरिकों के बीच के रिश्ते को तय करता है। हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स की। ये भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। सोचिए, ये एक तरह की ढाल है, एक शील्ड जो हर नागरिक को सरकार की मनमानी ताकत से बचाती है। और ये जो 6 अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार वगैरह, ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं हैं, ये जस्टिशिएबल हैं। अब इस शब्द का मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि अगर सरकार इनमें से किसी भी अधिकार को छीनने की कोशिश करती है तो कोई भी नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल गारंटी है। तो कुल मिलाकर ये पूरी व्यवस्था 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, फंडामेंटल राइट्स, जो नागरिकों को दी गई गारंटीज हैं। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो सरकार के लिए एक गाइडलाइन की तरह है कि उसे कैसा देश बनाना है। और तीसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो नागरिकों को याद दिलाती हैं कि अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है, अधिकार, लक्ष्य और जिम्मेदारियां। और अब आते हैं हमारे संविधान की सबसे शानदार खूबियों में से एक पर, वो ये कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये वक्त के साथ खुद को बदल सके, इवॉल्व हो सके। इसमें मजबूती भी है और लचीलापन भी, एक कमाल का मिक्स। ये टाइमलाइन इसी बात को दिखाती है। देखिए, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो देश के साथ साथ बड़ा हुआ है, बदला है। 1949 में जब इसे अपनाया गया तो 395 आर्टिकल्स थे। फिर देखिए, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गईं, 2002 में शिक्षा का अधिकार आया और आज इसमें 448 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं। ये दिखाता है कि ये देश की बदलती जरूरतों के साथ कैसे अडैप्ट करता आया है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन 21वीं सदी में इसका सबसे बड़ा इम्तिहान क्या होगा? जैसे जैसे भारत बदल रहा है, नई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो क्या हमारी ये बुनियाद, हमारी ये रूल बुक भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना हो।